कहानी की शुरुआत में हम एक गांव में एक आदमी को देखते हैं जो एक छोटी सी झोपड़ी के अंदर जाता है जहां पर कुछ रिचुअल के सामान रखा हुआ है और साथ ही वहां पर एक बकरी का कटा हुआ सर भी रखा होता है। फिर वो आदमी एक होल में हाथ डालता है और जब वो अपना हाथ बाहर निकालता है तब उसके हाथों में बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। तभी हम वहाँ पर एक औरत को देखते हैं जिसकी आंखें सफेद है। वो आदमी उस औरत से कहता है कि आखिरकार कब तक उसे यहाँ का ध्यान रखना होगा, ये गाँव अब रहने लायक नहीं है, यहाँ पर कोई लोग भी नहीं आते। तब वो औरत जवाब देती है कि उसे थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ये गांव यहाँ रहने वाले लोगों को खुद चुनता है और जब गांव उन्हें चुनेगा तब लोग भी आ जाएंगे। तभी हमें पता चलता है कि ये गांव असल में एक पवित्र गांव है जहाँ चुने हुए लोग ही रह सकते हैं। फिर सीन कट होकर हम एक हॉस्पिटल में माया नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक बुरे एक्सीडेंट की वजह से काफी सीरियस कंडीशन में है। वहाँ पर हम माया की माँ रुथ को देखते हैं। तभी वहाँ पर माया का भाई एर्लन आता है जो एक मेडिकल स्टूडेंट है। एर्लन अपनी माँ रुथ को बताता है कि माया की कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है, इसीलिए अगर उसकी सर्जरी नहीं हुई तो वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज्ड हो सकती है। तभी हमें पता चलता है कि माया का ट्रीटमेंट असल में एर्लन की स्कॉलरशिप के पैसों से हो रही है, मगर उसके स्कॉलरशिप के पैसों से माया की सर्जरी नहीं हो सकती। एर्लन रुथ से कहता है कि हमें जल्द से जल्द माया को किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट करना होगा। तभी वहाँ पर एर्लन की बहन वेदी आकर उसे कहती है कि उसे नर्स बुला रही है, जिसके बाद एर्लन वहाँ से चला जाता है। फिर वेदी अपनी माँ रुथ से कहती है कि वो थोड़ा आराम कर ले, तब तक वो माया के पास रहेगी, जिसके बाद रुथ आराम करने चली जाती है। फिर वेदी माया के पास एक ड्रॉयर को खोलती है जिसके अंदर उसे एक ब्लैक बॉक्स मिलता है। तभी वेदी को वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है, जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है, मगर तभी माया उसका हाथ पकड़ लेती है। वेदी देखती है कि ये हाथ असल में माया की नहीं बल्कि किसी डीमन का हाथ है, जिसे देखकर वो डर जाती है और तभी माया वेदी की तरफ देखकर एक क्रीपी स्माइल करती है। ये देखकर वेदी चिल्लाने लगती है, जिसके बाद वहाँ पर एर्लन आ जाता है और तभी सब कुछ वापस से नॉर्मल हो जाता है, जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो लोग माया को लेकर घर आते हैं जब तक उसके सर्जरी के लिए पैसों का इंतजाम ना हो सके। घर आने पर एर्लन अपनी माँ से कहता है कि उसने एक अच्छे डॉक्टर के साथ बात कर ली है जिन्होंने कहा है कि माया का ट्रीटमेंट यहाँ करना ठीक नहीं है। जिसके बाद रुथ उससे कहती है कि तुम भी तो एक डॉक्टर हो, इसलिए तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए कि माया के लिए क्या सही है। ये कहकर रुथ गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। रुथ की ऐसे बिहेवियर को देखकर एर्लन को काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो अभी भी एक स्टूडेंट है, ना कि एक प्रॉपर डॉक्टर। ये सब सुनकर वेदी कहती है कि उनकी माँ उनके साथ ऐसा बिहेव क्यों करती है, उसे काफी बुरा लगता है। और यही पर हमें पता चलता है कि रुथ असल में वेदी और एर्लन की असली माँ नहीं है बल्कि स्टेप मदर है और माया रुथ की अपनी बेटी है। रात होने पर माया अचानक उठकर चलने लगती है। रुथ उसे देखकर उसे पीछे से आवाज लगाती है और तभी माया की बॉडी में से खून निकलने लगती है, जिसे माया अपने मुंह पर लगा लेती है और फिर वो रुथ की तरफ देखकर क्रीपी स्माइल करने लगती है। ये सब देखकर रुथ जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर वेदी जाग जाती है और वो सीधे माया को देखने जाती है। तब वेदी देखती है कि माया अपने बेड पर सो रही है और उसके ऊपर एक डीमन बैठा हुआ है। वो डीमन जब वेदी के करीब आता है तब वेदी घबराते हुए जोर से चिल्लाने लगती है और उसकी आवाज सुनकर एर्लन तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचकर उसे अपनी माँ जमीन पर लेटी हुई दिखाई देती है, जिसके बाद एर्लन रुथ को उठाता है और सीधे माया के रूम में जाता है। वहाँ वो दोनों वेदी को देखकर उससे पूछती है कि यह क्या हुआ था, जिस पर वेदी कहती है कि यह सब कुछ ठीक है। अगली सुबह रुथ अपने पिता जाबो को फोन करती है और बताती है कि माया सिर्फ बीमार नहीं है, कल रात वो बहुत अजीब हरकतें कर रही थी। तब दूसरी तरफ से उसके पिता रुथ से कहता है कि माया का ट्रीटमेंट गांव में बहुत अच्छे से हो सकता है, जिसके बाद रुथ माया को गांव ले जाने का फैसला करती है। तब जाबो कहता है कि वो कल खुद उन्हें लेने आएगा। तभी अचानक से रुथ की तबीयत खराब होने लगती है और तभी विधि वहाँ पर रुथ को इनहेलर देती है, क्योंकि रुथ को एस्मा का प्रॉब्लम है। अगले दिन डॉक्टर माया का चेकअप करने आता है, जहाँ पर वो बताते हैं कि अब माया की तबीयत काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गया है और अब शायद उसे व्हील चेयर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सुनकर एर्लन को बहुत खुशी होती है, क्योंकि ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। फिर डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जब एर्लन अपने रूम में बैठा होता है तभी वहाँ पर रुथ आती है और वो एर्लन से कहती है कि हमें माया को गाँव लेकर जाना होगा। तब एर्लन इसके लिए राजी नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि माया काफी इम्प्रूव कर रही है, तो फिर उसे गाँव ले जाने की क्या जरूरत है। तब रुथ कहती है कि उसके पिता यानी
वहीं एलन के ग्रैंडफादर ने कहा है कि माया का ट्रीटमेंट यहाँ किसी डॉक्टर वगैरह से नहीं होगा, बल्कि उसे गाँव ले जाना ही ज्यादा अच्छा होगा। एलन कहता है कि आप आज की दुनिया में रहकर इन सारी पुरानी बातों पर क्यों यकीन करती है। तब रुथ कहती है कि उसे उसकी बात माननी ही होगी। ये कहकर वो चली जाती है। उसके बाद वहाँ पर विधि आती है कुछ सामान लेकर जो हॉस्पिटल में थी। तब एलन कहता है कि ये उनका सामान नहीं है। तब विधि कहती है कि ये सब उसे हॉस्पिटल की ड्रॉयर में मिली थी। जब एलन उस सामान को देखता है तब उसे वो ब्लैक बॉक्स मिलती है जिसके अंदर उन्हें एक डॉल मिलती है। इस डॉल को देखकर विधि डर जाती है क्योंकि ये उसे डीमन की तरह दिखता है जैसा विधि ने माया के पास देखा था। उसके थोड़ी देर बाद ही अचानक वो डॉल उड़कर वहाँ से चली जाती है और उसके थोड़ी देर बाद उन्हें माया की आवाज सुनाई देती है। जब वो दोनों उसके पास जाने लगते हैं तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। इधर दूसरी तरफ जब रुथ माया के पास जाती है तब वो माया को अपने रूम में खड़ी देखती है और वो रुथ से पूछती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है। ये देखकर रुथ बहुत घबरा जाती है। फिर माया एक सीजर लेकर अपने पैरों में बंधे प्लास्टर को काटने लगती है और फिर वो रुथ के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी वहाँ पर एलन आकर माया के सर पे गिटार से वार कर देता है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब उन्हें ये एहसास हो जाता है कि उन्हें माया को गाँव लेकर जाना ही होगा। फिर अगले दिन जाबो उन्हें लेने आता है, जिसके बाद वो सब गाँव में पहुँच जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि ये वही पवित्र गाँव है जहाँ की जमीन यहाँ रहने वालों को खुद चुनती है। फिर हम यहाँ उस आदमी को भी देखते हैं जिसको हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। इस आदमी का नाम जौहर है। इसके बाद रात में रुथ की माँ उन सबको खाना सर्व करते हुए कहती है कि ये गांव बिल्कुल खाली सा हो गया था, जिसके कारण लोग इसे डेड विलेज भी कहने लगे, जिसका कारण है यहाँ पर फैलने वाली प्लेग की बीमारी। इस बीमारी की वजह से यहाँ रहने वाले काफी सारे लोग मारे गए और कुछ लोग ट्रीटमेंट के लिए गाँव से बाहर चले गए, जिस वजह से ये गाँव वीरान हो गया। खाना खाने के बाद वो लोग दीवार पर कुछ लोगों की तस्वीरों को देखते हैं, जिसे देखकर एलन कहता है कि शायद ये उन लोगों की तस्वीरें हैं जो इस गांव में रहा करते थे। लेकिन विधि कहती है कि उसने उन्हें कहीं पर तो देखा था। वो कहती है कि वो जब गांव में आए थे तब उसने इन सबको देखा था सिवाय उस बूढ़े आदमी के जिसकी तस्वीर दीवार पर थी। तब एलन कहता है कि मुझे तो यहाँ आने पर इनमें से कोई भी दिखाई नहीं दिया था। उसके बाद रुथ विधि को बुलाती है और उसे माया को खाना देने जाने के लिए कहती है, जिसके बाद विधि माया को खाना देने जाती है जो एक दूसरे घर में थी। फिर एलन रुथ से कहता है कि वो ज्यादा दिन तक गांव में नहीं रुक सकता क्योंकि उसे अपनी क्लासेस अटेंड करना है। तभी रुथ की माँ कहती है कि यहाँ पर डॉक्टर्स यूजलेस होते हैं, कोई भी उन पर यकीन नहीं करता। पहले कुछ डॉक्टर्स आए थे मगर बाद में वो सब गायब हो गए। यहाँ फैलने वाली प्लेग भी अपने आप ही ठीक हो गया था क्योंकि इस पवित्र गाँव ने इस बीमारी को ठीक कर दिया था। अब यहाँ पर कुछ ही लोग रुके हुए हैं जो अपनी लैंड के लिए लॉयल है। इधर जब विधि माया को खाना देने अंदर जाने लगती है तभी उसे बाहर कुछ आवाजें सुनाई देती है जैसे कोई उसे बुला रहा है। ये सब सुनकर वो डरते हुए घर के अंदर जाकर टिफिन रखती है। तब उसी वक्त वहाँ की अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जब विधि उसके पास जाकर देखती है तब वो वहाँ पर वही ब्लैक बॉक्स देखती है। वो उस बॉक्स को उठाकर एलन को बुलाने लगती है और तभी दो डिमोनिक हाथ निकलकर उसे अलमारी के अंदर खींच लेता है और तभी उसकी आवाज सुनकर एलन वहाँ पहुँच जाता है। मगर एलन वहाँ पर विधि को नहीं बल्कि माया को देखती है जो अपने पैरों पर खड़ी थी। वो एलन की तरफ बढ़ने लगती है और उसे देखकर एलन समझ जाता है कि वाकई में माया के साथ कुछ तो गड़बड़ जरूर है और तभी उसे माया की जगह पर वही डीमन दिखाई देता है, जिसे देखकर एलन उसे मारने की कोशिश करता है। मगर तभी जाबो आकर उसे रोकते हुए एक थप्पड़ मार देता है क्योंकि वो अपनी बहन के ऊपर ही अटैक करने वाला था। उसकी ग्रैंडमदर उससे कहती है कि तुम कल सुबह ही यहाँ से चले जाना और अपनी बहन विधि को भी साथ ले जाना, मगर विधि तो लापता हो गई है। तब जाते हुए एलन कहता है कि ये माया नहीं है बल्कि एक डीमन है। तब जाबो उसे फिर से डांटने लगता है, जिसके बाद एलन कहता है कि जब उसकी अपनी बहन मिल जाएगी तब वो उसे लेकर वहाँ से चला जाएगा। अगली सुबह वो लोग माया को बजंग के पास ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाते हैं और हम देखते हैं कि बजंग वही सफेद आँखों वाली औरत है जिसको हमने शुरू में देखा था। वो इस गाँव की शेमन है। वो माया के साथ कुछ रिचुअल्स करने लगती है और इस पवित्र गाँव की लॉर्ड से उसे ठीक करने के लिए प्रे करती है, मगर इसकी रिचुअल करने का तरीका बहुत अजीब होता है। इधर एलन उस ब्लैक बॉक्स को हाथ में लेकर अपनी बहन विधि को ढूंढने लगता है और तभी उसे जौहर देख लेता है। जब एलन उससे अपनी बहन के बारे में पूछता है तब जौहर उसके हाथों में वो ब्लैक बॉक्स देखकर उससे कहता है कि उस
उसे पता है कि उसकी बहन कहाँ पर है। इसके बाद वो उसे अपने साथ लेकर जाता है। फिर रात होने पर बजंग एक मुर्गे को काटकर उसका खून पीती है और वो फिर से इस लैंड के लॉर्ड से प्रे करती है और कहती है कि वो उन्हें सोल्स ऑफर कर रही है जो कि जिंदा है। वो मारे जाएंगे और जो मरे हुए हैं वो दोबारा जिंदा होंगे। तभी हम इस लैंड के लॉर्ड को देखते हैं जो कोई और नहीं बल्कि वही डीमन है जो माया के साथ है। इधर जौहर एर्लिन से पूछता है कि ये बॉक्स उसे कहाँ पर मिली है, जिस पर वो कहता है कि उसे ये बॉक्स हॉस्पिटल में माया के पास मिली थी। फिर वो पूछता है कि ऐसा क्या है इस बॉक्स में। तब जौहर बताता है कि इसके अंदर एक डीमन है जिसको भेजा गया है किसी को फॉलो करने के लिए। फिर वो कहता है कि उसके सिस्टर को फॉलो करने के लिए जिस डीमन को भेजा गया है उसको भेजने का मतलब है कि उसकी सोल को चूज कर लिया गया है सेक्रीफाइस के लिए। एर्लिन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। तभी जौहर बताता है कि इस डीमन को किसी के पीछे भेजने का एक मकसद होता है। जो भी उसे भेजता है उसमें सामने वाले का मरना तय होता है और जो इसे भेजता है उसकी उम्र बढ़ जाती है। फिर वो कहता है कि ये डीमन सिर्फ रात में ही दिखाई देता है। इन सब से हमें पता चलता है कि किसी ने अपनी उम्र बढ़ाने के लिए माया के पीछे उस डीमन को भेजा है। फिर एर्लिन विधि को ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम विधि को उसी घर में देखते हैं जहाँ पर हमने उस डीमन को देखा था। वो डीमन विधि के पास आने लगता है जिस वजह से विधि चिल्लाने लगती है और तभी उसकी आवाज सुनकर एर्लिन वहाँ आकर उसे बचा लेता है। दूसरी तरफ हम रुथ को देखते हैं जो अपने पिता जाबो से कहती है कि उसकी बेटी माया ठीक क्यों नहीं हो रही है। तभी जाबो को कुछ हो जाता है और वो पीछे इशारा करते हुए बेहोश हो जाता है। इधर माया अब पूरी तरह से डीमन के कब्जे में होती है और वो अपनी ही ग्रैंड मदर का गला दबाकर उन्हें मार देती है। दूसरी तरफ रुथ के पास एर्लिन और विधि आती है और वो जाबो को उठाने की कोशिश करती है। जिसके बाद जब वो लोग घर के अंदर जाते हैं तभी वो उनके ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को देखते हैं, जिसे देखकर वो लोग अपने ग्रैंडफादर जाबो को उठाकर अपने साथ लेकर तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं। एर्लिन उन सभी को गाड़ी में बिठाकर उसका इंतजार करने के लिए कहता है क्योंकि वो माया को लेने जा रहा है। एर्लिन के जाने के बाद रुथ को एस्मा का अटैक आता है मगर उसका इनहेलर उसके पास नहीं होता। जिसके बाद विधि गाड़ी से निकलकर वापस घर में जाती है इनहेलर लेने के लिए। वहाँ जाकर वो देखती है कि उसकी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी वहाँ से गायब है और अचानक उसकी ग्रैंड मदर जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर विधि बेड के नीचे छुप जाती है और उसकी ग्रैंड मदर उस पर फोर्क से अटैक करने की कोशिश करती है। इधर गाड़ी से निकलकर रुथ उसी हालत में अपनी बेटी माया को ढूंढने जाती है जहाँ पर वो उसे पोजेस्ड हालत में मिलती है। रुथ उसे बुलाने लगती है और तभी माया उसके पीछे आकर रुथ को मार डालती है। इधर जाबो गाड़ी में अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ पर गाँव की शेमन बजंग आती है और वो जाबो को थैंक यू कहती है और यहीं पर हमें पता चलता है कि असल में जाबो ने ही अपने ग्रैंड डॉटर माया को इस गांव में बुलवाया था उसकी सोल को सेक्रीफाइस करने के लिए। दरअसल जाबो ने शेमन बजंग के साथ एक डील किया था कि अगर जाबो उसे सेक्रीफाइस लाकर देगा तो वो उसकी बीमारी को ठीक कर देगी। इसी वजह से जाबो ने ये सब किया जिससे कि वो और ज्यादा जी सके, क्योंकि उसे जो बीमारी थी वो जानलेवा थी। इसलिए उसी ने वो ब्लैक बॉक्स हॉस्पिटल में रखा था, यानी उसके अपने ग्रैंडफादर ने ही उस डीमन को माया के पीछे लगाया था। मगर यहीं पर बजंग अपना डील तोड़ देती है। बजंग असल में जाबो को मारना चाहती थी क्योंकि जिस वजह से पूरा गांव वीरान हो गया था उसका जिम्मेदार सिर्फ जाबो है, क्योंकि उसने पूरे गांव के पीने के पानी में जहर मिलाया था ताकि सभी लोग मर जाए, क्योंकि उसने उन सारे लोगों को सेक्रीफाइस कर दिया था ताकि उसकी बीमारी ठीक हो सके और वो अपनी उम्र को बढ़ा सके। मगर बजंग ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि गाँव वीरान हो जाए। मगर इतना कुछ करने के बाद भी जाबो की बीमारी इसलिए ठीक नहीं हुई क्योंकि उसका सेक्रीफाइस कभी कबूल हुआ ही नहीं था। बजंग ने जाबो के सेक्रीफाइस को कभी भी फुलफिल होने नहीं दिया और इसके बाद बजंग ने जाबो की हेल्प से धोखे से उसके परिवार को गांव में बुला लिया, क्योंकि असल में बजंग अब जाबो और उसके पूरे परिवार को सेक्रीफाइस करना चाहती है ताकि जो गाँव में मरे हुए लोग हैं वो जिंदा हो जाए, जिसमें बजंग की फैमिली भी शामिल है। और बजंग ये सब कुछ उसी डीमन की हेल्प लेकर करेगी, जहाँ पर जितने भी लोगों के सोल्स को सेक्रीफाइस किया जाएगा उतने ही लोग जिंदा होंगे। और यही बातें बजंग ने पहले अपने रिचुअल के दौरान दोहराया था कि जो जिंदा है वो मारे जाएंगे और मरे हुए लोग जिंदा लौट आएंगे। इसके बाद आखिर में बजंग माया की हेल्प से जाबो के ऊपर अटैक करवा देती है। ये सब कुछ होते हुए एर्लिन देख रहा होता है और इससे पहले कि वो कुछ करता जौहर उसे वहाँ से ले जाता है क्योंकि वहाँ पर उसकी जान को खतरा है। इसके बाद जौहर बजंग के बारे में बताता है कि वो गाँव में आने वाले
लोगों को सेक्रीफाइस करती है और वो पुराने लोगों को जिंदा करती रहती है, नए लोगों की सोल्स को सेक्रीफाइस करके। इन सब से हमें पता चलता है कि जौहर एक अच्छा इंसान है जो कि बजंग की वजह से गाँव में फंसा हुआ है। इसके बाद जौहर एर्लन को बताता है कि अगर वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है तो उसे उस झोपड़ी को खत्म करना होगा जहाँ पर वो डीमन रहता है। ये सुनते ही एर्लन ऐसा ही करने के लिए निकलता है, मगर आगे जाकर गाड़ी में देखने पर उसे पता चलता है कि वहाँ से विधि भी गायब है। तभी वहाँ पर एर्लन जाबू को देखता है जो काफी इंजर्ड हालत में था। वो एर्लन से हेल्प मांगता है, मगर अब एर्लन को सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो उसकी कोई हेल्प नहीं करता और उससे पूछता है कि उसकी बहन विधि कहाँ पर है, जिस पर जाबू कहता है कि उसे नहीं मालूम। जिसके बाद वो उसे छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ पर माया जाबू के पास आती है और वो उसे पकड़ लेती है। तब एर्लन उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर माया नहीं सुनती। इधर दूसरी तरफ एर्लन विधि की आवाज सुनता है जहाँ पर उसकी ग्रैंड मदर उसे खींच कर कहीं पर ले जा रहे होते हैं, क्योंकि माया और विधि के साथ कुछ रिचुअल्स होने वाली है। इसके बाद एर्लन भागते हुए उन दोनों के पीछे जाने लगता है, जहाँ पर वो देखता है कि बजंग उसकी दोनों बहनों को ग्रेव में धकेल देती है। जब एर्लन वहाँ जाकर देखता है तब ग्रेव के अंदर कोई भी नहीं होता। तभी गांव के मरे हुए लोग जिंदा होने लगते हैं। वो एर्लन को भी ग्रेव में धकेल कर उसके ऊपर मिट्टी डालने लगते हैं। उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर जौहर एर्लन को बचाने आता है और उसे ग्रेव से निकाल देता है। इसके बाद एर्लन अपनी दोनों बहनों को बचाने जाता है। इधर जौहर उन मरे हुए लोगों के सामने प्रेयर करने लगता है ताकि वो आगे ना बढ़ सके। इधर बजंग एर्लन को रोकने की बहुत कोशिश करती है और वो उस डीमन को बुलाती है जो एर्लन के ऊपर अटैक करने आता है। उसी वक्त वहाँ पर बजंग के ऊपर जाबू आकर अटैक कर देता है, क्योंकि उसने जाबू को धोखा दिया है। अब जाबू की फाइनली आंखें खुल जाती है और वो एर्लन को अपनी बहनों को बचाने के लिए कहता है, जिसे सुनकर बजंग बहुत गुस्सा होती है और वो जाबू का गला दबाकर उसे मार डालती है। जाबू को जिंदगी तो नहीं मिली, मगर मौत जरूर मिल जाती है। इसके बाद एर्लन अपनी दोनों बहनों को बाहर निकाल देता है, मगर तभी पीछे से बजंग उनके ऊपर अटैक कर देती है। मगर तभी जौहर बजंग को उस झोपड़ी में धकेल देता है जहाँ पर वो डीमन है और फिर वो वहाँ पर आग लगा देता है। बजंग जो गांव की मेन श्रीमन थी, जो सब कुछ कंट्रोल कर रही थी, वो अब पूरी तरह से खत्म हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होकर हम जौहर को उस गांव में प्रेयर करते हुए देखते हैं और अब इस गांव में काफी सारे लोग भी रहने आ चुके हैं, यानी अब ये गांव बुरी ताकतों से मुक्त हो चुकी है। इसके बाद एर्लन अपनी दोनों बहनों के साथ जौहर से मिलने आता है और वो उसे थैंक यू कहता है और उस गांव से चले जाते हैं। इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।